हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स माध्यम में। आई होप आप सब अच्छे होंगे और अपना ध्यान रख रहे होंगे। तो आज हम 3 दिसंबर की पहली शिफ्ट को सॉल्व करेंगे और आज फिर मैंने वही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लिए हैं जो सॉल्व सबसे नहीं हो सकते हैं या नहीं हो पाते हैं, तो वही क्वेश्चन मैं बताऊंगा। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं हम अपना सेशन। पहला क्वेश्चन ये रहा कि किसी प्रायोगिक क्षेत्र में एक निश्चित जीवाणुओं की संख्या पहले वर्ष में 10% बढ़ी और दूसरे वर्ष में 8% बढ़ी और तीसरे वर्ष में 10% घट गई। यदि वर्तमान में उस प्रायोगिक क्षेत्र में जीवाणुओं की संख्या 21,384 है तो आरंभ में जीवाणुओं की संख्या कितनी थी? द नंबर ऑफ सर्टन बैक्टीरिया इन एन एक्सपेरिमेंटल फील्ड इंक्रीज्ड बाई 10% इन द फर्स्ट ईयर एंड 10% in the first year and increased by 8% in the second year and decreased by 10% in the third year. If at present the number of bacteria in that experimental area in 21,384, then what was the number of bacteria in the beginning? शुरुआत में कितने जीवाणुओं की संख्या थी? अब मान लेते भाई शुरुआत में इनिशियल आई थी। भाई पहले कितना बढ़ा? 10% की वृद्धि हुई। 10% की फ्रैक्शन होती है 1/10, तो 10 से 11 बढ़े, 11/10 उड़े। भाई दूसरे वर्ष में 8% बढ़ी, तो यानी 8% की फ्रैक्शन होती है 2/25, यानी 27। 25 में 2 जोड़ेंगे 27 हो जाएगा, 27/25 हो जाएगा। फिर 10% घटी यानी 9 बची यहाँ पे और 10, टोटल कितनी थी? 21,384 थी इस टाइम की। काटा पीटी करेंगे हम, तो काटते हैं 11 से, काटते हैं इसको 11, ये आ जाएगा 1944। ठीक, आई बराबर हम लिख लेते हैं 1944 गुणे 10, मतलब 00 10 दामा 100 इंटू 25 अपान में कर लेंगे हम 27 इंटू 9। 27 से काटेंगे ये जाएगा 72 बार और इसको काटेंगे कितनी बार जाएगा? 9 8 72 और 25 8 200 होता है। 200 में 100 की गुणा करेंगे यानी 20,000 हो जाएगा। यही आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन ये कह रहा है कि एक नाव 45 मिनट में जल प्रवाह की विपरीत दिशा में 5 किलोमीटर और जल प्रवाह की दिशा में 7.5 किलोमीटर जा सकती है, या 25 मिनट में जल प्रवाह की दिशा में 5 किलोमीटर और जल प्रवाह की विपरीत दिशा में 2.5 किलोमीटर जा सकती है। जल प्रवाह की विपरीत दिशा में 12 किलोमीटर जाने में कितना समय लेगी? ए बोट कैन रो 5 किलोमीटर अप स्ट्रीम एंड 5 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम इन 45 मिनट्स, कैन गो 7.5 kilometers in either direction. It can travel 5 kilometers in downstream and 2.5 kilometers in upstream in 25 minutes. How much time will it take to travel 12 kilometers in the opposite direction? मतलब अपोजिट डायरेक्शन में 12 किलोमीटर जाने में कितना टाइम लगा? ठीक है, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे? अपना शिफ्टिंग मैथड लगाएं। भाई अप स्ट्रीम कितना जा रही है? अप स्ट्रीम मतलब 5 डाउन और टाइम हमारा अप स्ट्रीम हमारा जा रही है 5 किलोमीटर और डाउन स्ट्रीम जा रही है हमारा 7.5 और टाइम कितना लग रहा है? पहले 45। फिर नेक्स्ट में क्या लग रहा है? भाई वो जा रही है अपोजिट अप स्ट्रीम में 2.5 किलोमीटर और डाउन स्ट्रीम में कितना जा रही है? 5 किलोमीटर और टाइम कितना लग रहा है? 25 का। तो हम यहाँ पे अप स्ट्रीम को बराबर कर लेते हैं। यहाँ पर 5 है तो इसको भी 5 बनाने के लिए हम 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, तो हम मल्टीप्लाई करेंगे, आ जाएगा ऊपर वाले को 5 7.5 एंड 45 और ये आ जाएगा 5 10 एंड 50। ठीक है, यहाँ से हम b प्लस एस निकालेंगे। b प्लस एस निकालने के लिए क्या करेंगे? इन दोनों, इसका अंतर और इसका अंतर से भाग कर देंगे। b प्लस एस मतलब मोटर नाव की चाल और धारा की चाल प्लस धारा की चाल की स्पीड निकल के आ जाएगी, है ना। तो चलते हैं नेक्स्ट पेज पे। नेक्स्ट पेज पे भाई 7.5 और 10 का अंतर करेंगे 2.5 आ जाएगा और 2.5 से जब हम 45 और 50 का अंतर करेंगे नहीं 5 से भाग करेंगे भाई 5 मिनट को घंटे में बदलने के लिए 60 से भाग कर देंगे यानी 12 और ये 12 की मल्टीप्लाई ऊपर करेंगे b प्लस एस यानी बोट प्लस स्ट्रीम मतलब धारा की चाल। तो ये आ जाएगा दोनों तरफ जाने में
डाउन स्ट्रीम जाने पे कितना लग रहा है, 12 इंटू ढाई करेंगे यानी 30 किलोमीटर प्रति घंटा निकल के आ जाएगा। अब 30 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से हम 7.5 किलोमीटर की दूरी कितने मिनट में तय करेंगे, तो हम निकाल लेते हैं 7.5/30 इंटू 60। भाई 60 मिनट में चेंज करना है ना, तो 30 दूना 60 यानी 15 मिनट लगेंगे। अब 45 में 15 मिनट डाउन स्ट्रीम में लग रहे हैं, तो कितना बचेगा, 30 मिनट बचेगा जो कि हमें अप स्ट्रीम में लगेंगे। तो अप स्ट्रीम में कितना टाइम लगेगा, अप स्ट्रीम की दूरी है हमारी 5 किलोमीटर और 30 की चाल से लगेंगे 30 मिनट लग रहे हैं, तो इसकी चाल निकाल लेंगे अप स्ट्रीम में, अपॉन 60 कर देंगे यानी 30 दूना 60 और 5 दूनी 10 किलोमीटर प्रति घंटा अप स्ट्रीम में। अब हमसे क्या बोला गया था कि अप स्ट्रीम में 12 किलोमीटर जाने में कितना समय लगेगा। भाई अगर उसकी 10 की चाल है, 12 डिस्टेंस दे रखी है, 12 डिस्टेंस दे रखी है, 10 की चाल है, भाई मिनट में पूछा 10 टाइम, तो 60 से गुणा कर देंगे यानी 10 छक्के 60 यानी 72 मिनट लगेंगे उसको अप स्ट्रीम में 12 किलोमीटर जाने में। यही आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन ये कह रहा है कि दो संख्याओं का लघुत्तम समापवर्तक 252 है और महत्तम समापवर्तक 12 है। यदि संख्याओं के बीच अंतर 48 है तो उन संख्याओं का योगफल क्या होगा। तो हमको पता है कि जो एलसीएम कटता है वो कटता है एचसीएफ से। तो हमको पता है कि 12AB बाई एचसीएफ जो होता है वो A इंटू बी ही बनता है ना, तो 252। इसको जब हम 12 से काटेंगे तो ये कटे कितना कटेगा, 12 दूना 24 और 12 एक कम 12 यानी AB बराबर 21। और फिर बोला गया था कि यदि दो संख्याओं के बीच का अंतर 48 है तो 12A माइनस बी बराबर 48। ठीक, तो A माइनस बी हमारा निकल के आ जाएगा 4। A माइनस बी हमारा निकल के आ गया 4। ठीक, अब हम ऐसा क्या करें कि उन संख्याओं के ऊपर गुणा करने पर हमारा 21 आए और घटाने पर ऐसी संख्या में तोड़ना है कि घटाने पर 4 आए, गुणा करने पर 21 आए। ठीक, तो हमको पता है 7 गुणे 3 करेंगे तो हमारा 21 आएगा और 7 माइनस 3 करेंगे तो हमारा 4 आ जाएगा। तो हमारी संख्याएं जो हो जाएंगी वो हो जाएंगी 7 और 3। ठीक, तो ये आ जाएगा तुम्हारा 4। तो हम 12 इंटू 7 करेंगे 84 हो जाएगा। भाई 12 एचसीएफ है तो 12 मल्टीप्लाई कर देंगे, 12 सत्ते 84 और 12 इंटू 3 करेंगे। ठीक है, तो ये आ जाएगा 36। तो इन दोनों का योग पूछा था, 6 4 10 8 3 11 1 12 यानी 120 आ जाएगा इन दोनों की संख्याओं का योग। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा कि दो संख्याएं x और y संख्या z मतलब संख्या दोनों ही संख्या z का क्रमशः 18% और 30% है। संख्या y संख्या x की कितनी प्रतिशत है। टू नंबर्स x एंड y आर द रेशियो ऑफ द नंबर z टू y रेस्पेक्टिवली 18% एंड 30%। नंबर y इज व्हाट परसेंट ऑफ नंबर x। मान लेते x y z। ठीक भाई, z हमारा 100% है, इसका कितना परसेंट x है 18 और इसका कितना परसेंट y है 30%। ठीक है, फिर बोला गया था कि संख्या y x की कितनी प्रतिशत है। संख्या 30 है, y x 18 है, इसका कितना प्रतिशत है। ठीक, ये आ जाएगा 6 3 18 6 पंचे 30 और ये आ जाएगा तुम्हारा 500/3। 500/3 का मतलब हो जाएगा 166.67%, मतलब अप्रॉक्सीमेट 167%। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा कि ब्याज की गणना वार्षिक चक्रवृद्धि के आधार पर किए जाने पर किसी निश्चित धनराशि पर 2 सही 2/3 वर्षों के लिए 15% वार्षिक दर से चक्रवृद्धि ब्याज 9,095 रुपये है तो मूलधन कितना था। द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन ए सर्टेन सम ऑफ मनी इन फॉर 2/3 years at the rate of 15% per annum is Rs 9,095 when interest is calculated on the basis of compounding annually show the principal how much was it। देखो हम पहले 2/3 का निकाल लेते हैं। 2/3 पे कितनी रेट परसेंटेज लगेगी। भाई एक साल में 15% लगती है तो 2/3 ईयर पे कितनी लगेगी रेट ऑफ इंटरेस्ट। 2/3 गुणे 15 यानी 10% लगेगी 2/3 साल में। ठीक, अब हमको पता है कि 15% की फ्रैक्शन होती है 3/20 तो 20 से 23 हुआ, 2 बार जाएंगे ना तो 20 से 23 और
आखिरी में 2/3 ईयर के ले जाएंगे तो 10 से 11 हो जाएगा। तो 20 20 20 20 इंटू 20 400 और 400 गुणे 10 यानी 4000। 23×3 = 69, 529 और 529 की गुणा हम करेंगे 11 से, 11 9 या 99 और 11 दूना 22, 22 9 31, 22 9 31। ठीक, हाथ से लगे 3, 11 5 55, 3 58। इसका अंतर कितना होगा हमारा, ये आ जाएगा 1819। हमको 1819 की वैल्यू दे रखी है, 1819 की वैल्यू दे रखी है 9095। ठीक है, 1 यूनिट की वैल्यू हमको बतानी है, 1 यूनिट की वैल्यू हमारी निकल के आ जाएगी 5। तो हमसे मूलधन पूछा था, यानी 4000 यूनिट की वैल्यू हमको बतानी है, तो ये आ जाएगा 20,000 रुपये। ठीक, यही आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन रहा है कि 3 साझेदार ए बी और सी 2,21,000 को आपस में इस प्रकार बांटते हैं कि यदि ए बी और सी को प्राप्त धनराशि में से क्रमशः 2,000, 3,000 और 4,000 निकाल दिए जाए तो धनराशि में प्राप्त करेंगे वह 11:18:24 के अनुपात में होगी। बी ने कितनी राशि प्राप्त की? 3 पार्टनर्स ए बी एंड सी डिवाइडेड 2,21,000 among themselves in such a way that if rupees 2,000, rupees 3,000 and 4,000 are deducted from the amount received by A, B, C and C respectively, then it will be in the ratio 11:18:24. What amount डिड बी गेट? तो मैं इसको HW में देता हूँ, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन मैंने बहुत सारे करा रखे हैं। पिछले भी सेशन में कराया था, उसके पिछले भी सेशन में कराया था, लगातार 3-4 सेशन से मैं ऐसे क्वेश्चन करा रहा हूँ। तो इसका आंसर आप लोग HW में कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है कि धातु की एक आयताकार चादर 28 मीटर × 16 मीटर आयाम वाली है। इसके हर कोने से एक वर्ग इस प्रकार काटा गया है कि एक खुला बॉक्स बनाया जा सके। यदि वर्ग की लंबाई 3 मीटर है तो बक्से का आयतन क्या होगा? ए रेक्टेंगुलर शीट ऑफ मेटल इज ऑफ डायमेंशंस 28 मीटर इंटू 16 मीटर। ए स्क्वायर इज कट फ्रॉम ईच कॉर्नर ऑफ इट सो एज टू form an open box. If the length of the square is 3 meter then the volume of the box is। देखो हमको पता है भाई ये चादर है कोई, ठीक है, मेटल। इसके प्रत्येक कोने से हमने वर्ग काट लिया, यहाँ से भी वर्ग काटा, यहाँ से भी वर्ग काटा और यहाँ से भी वर्ग काटा, यहाँ से भी वर्ग काटा। तो हमारी जो बनेगी वो बनेगी कुछ ऐसी फिगर बनेगी भाई। जैसे जैसे वहाँ से हमने वर्ग काटा तो हमको पता है वर्ग काटा तो हमारा बनेगा ऐसी कुछ फिगर बन जाएगी। ठीक, ऐसी कुछ फिगर बन जाएगी भाई। वर्ग काटने पर 3 मीटर का इधर से भी, 3 मीटर इधर से भी, 3 मीटर इधर से भी और 3 मीटर इधर से भी। ठीक, हमको पता है अगर 28 मीटर लंबाई है तो 28 में दोनों तरफ 3-3 मीटर की कट जाएगा तो कितना बचेगा? 6 मीटर कटेगा यानी 22 बचेगा। ठीक है, वैसे ही 16 में हम 3-3 6 काट देंगे तो कितना बचेगा हमारा? 10 मीटर बचेगा। और देन भाई ये तुम्हारी जो 3 मीटर है ये इसकी ऊंचाई का काम करेगी और ये बनेगा तुम्हारा बक्सा बनेगा घनाभ के आकार का था। तो इसका आयतन बताना है, तो ये 3 मीटर तुम्हारी फोल्ड कर देने पर ये 3 मीटर तुम्हारी ऊंचाई के काम करेगी, यानी 22 या 66 और 66 गुणे 10 करेंगे तो हमारा जो आंसर आ जाएगा वो 660 ठीक है मीटर क्यूब में आ जाएगा। यही आयतन पूछा था, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा कि 2 क्रमागत सम संख्याओं का गुणनफल क्या होगा जिनके वर्गों का अंतर 84 है। 84 है ना। देखो मान लेते संख्या x + 2 का होल स्क्वायर माइनस x का स्क्वायर बराबर 84, इतना दे रखा है। हमको पता है a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर होता है x + 2 माइनस a + b। ठीक, a + b a - b, a + b a - b बराबर 84। ठीक, यही पूछा था हमसे। ठीक है, तो ये हो जाएगा तुम्हारा 2x + 2, ये हो जाएगा तुम्हारा x से x कट जाएगा यानी हो जाएगा
इंटू 2 बराबर 84, ठीक है। इसको काटेंगे आ जाएगा तुम्हारा 42 और 2x प्लस 2 बराबर निकल के आ जाएगा तुम्हारा 40। भाई 2 इधर प्लस में उधर घटाएंगे तो कितना बचेगा 40। तो ये आ जाएगा 2x बराबर तुम्हारा निकल के आ जाएगा 20। हमसे पूछा क्या गया, उनका गुणनफल पूछा गया था संख्या है। मगर अगर एक संख्या तुमने 20 है तो दूसरी संख्या क्रमागत 20 2 22 हो जाएगी। तो इन दोनों का गुणनफल पूछा था 22 दूना 400, 22 दूना 44 होता है, आगे 0 लगा देंगे, 440 निकल के आ जाएगा गुणनफल। यही आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन ये कह रहा है कि एक कमीज का अंकित मूल्य 1824 है, उसे 18% छूट पर बेचा जाता है। यदि लाभ प्रतिशत 14% है तो उस कमीज का लागत मूल्य क्या है? द मार्क प्राइस ऑफ ए शर्ट इज 1824, it is sold at 18% discount. If the profit percentage is 14%, then what is the cost price of that shirt? तो हमको पता है एमपी और सीपी में एक रिलेशन होता है, ठीक है। एमपी सीपी में एक रिलेशन ये होता है कि अगर जितना लाभ या हानि हो रही है वो 100 प्लस कर देंगे एमपी में, ठीक है। 100 प्लस माइनस एमपी में कर देंगे और जितनी छूट दी जा रही है उतना हम सीपी में से घटा देंगे, ठीक। तो हमको पता है 100 में से हम 14 घटाएंगे तो कितना बचेगा भाई, जोड़ेंगे 100 में से 14 जोड़ेंगे तो 114 हो जाएगा सीपी में, ठीक। एमपी में ये एमपी निकल के आ गया और 18% की छूट देंगे तो सीपी में घटा देंगे। 100 में से 18 घटाएंगे तो कितना बचेगा 82, ठीक है। तो 82 114 यूनिट की वैल्यू हमको दे रखी है 1824, ठीक। एक यूनिट की वैल्यू हमारी निकल के आ जाएगी 16। 82 यूनिट की वैल्यू हमसे कॉस्ट प्राइस पूछा है तो 16 से गुणा करेंगे 1312 निकल के आ जाएगा। यही आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन ये कह रहा है कि एक निश्चित धनराशि 5% वार्षिक दर पर 4 वर्षों के लिए 4% वार्षिक दर पर अगले 8 वर्षों के लिए और 7% वार्षिक दर पर 12 वर्षों से अधिक के लिए ऋण स्वरूप दी गई। यदि 15 वर्षों की समयावधि के लिए प्राप्त साधारण ब्याज 43,800 है तो वह धनराशि कितनी थी? ए सर्टेन सम ऑफ मनी वाज लेंट एट द रेट ऑफ 5% पर एनम फॉर 4 years एट द रेट ऑफ 4% पर एनम फॉर द नेक्स्ट 8 years and at the rate of 7% per annum for more than 12 years. If the simple interest received for a period of 15 years is 43,800, then what was the amount? ठीक है, तो हमसे अमाउंट पूछा है, वह धनराशि कितनी थी, है ना। तो हम मान लेते भाई देखो 5% की रेट से 4 वर्ष के लिए कितना ब्याज मिलेगा, 5 गुणे 4 यानी 20 मिलेगा, ठीक। फिर नेक्स्ट 8 ईयर के लिए बोला गया है 4% की रेट से 4 गुणे 8 बराबर कितना 32 रुपये मिलेगा, ठीक है। अब बोला गया था कि 12 वर्षों से अधिक के लिए, भाई पहले 4 वर्ष अगले 8 वर्ष यानी कितना हो गया 12 वर्ष। अब बचा कितना 15 वर्षों की समयावधि के लिए बोला गया था, 15 वर्ष के लिए बोला गया था। तो 12 वर्षों से अधिक के लिए 7% की रेट होती है। 15 में से हम कितना घटा देंगे 12 घटा देंगे, कितना अमाउंट 12 वर्ष की अधिक के लिए दिया जाएगा, 3 वर्ष के लिए दिया जाएगा 7 की रेट से, यानी तुम्हारा निकल के आ जाएगा 21। सबको जोड़ेंगे तो ये आ जाएगा 3 2 5 5 2 7। 73% की वैल्यू हमको दे रखी है, ब्याज के रूप में मिलता है हमें 43,800। हमसे 100% की वैल्यू पूछी है, ठीक। एक की वैल्यू हमारी निकल के आ जाएगी 600, ठीक। तो 100% की वैल्यू हमसे पूछी थी तो 100% मतलब 60,000 रुपये। यही आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा कि द डायगोनल ऑफ ए रेक्टेंगल इज √31 सेंटीमीटर एंड इट्स एरिया इज 25 सेंटीमीटर स्क्वायर। व्हाट विल बी द पेरीमीटर ऑफ द रेक्टेंगल? एक आयत का विकर्ण √31 सेंटीमीटर और इसका क्षेत्रफल 25 सेंटीमीटर स्क्वायर है। आयत का परिमाप सेंटीमीटर में क्या होगा? हमको पता है आयत का जो विकर्ण होता है वो होता है √L² + B², ठीक है। ये किसके बराबर हमारा दे रखा है? ये हमारा दे रखा है √31 के। अगर हम इसको दोनों तरफ वर्ग कर देते हैं तो हमें कितना मिलेगा L² + B² बराबर मिलेगा हमें 31, ठीक। और हमको पता है इसका क्षेत्रफल 25 सेंटीमीटर है तो L × B, भाई आयत का जो क्षेत्रफल होता है L × B लंबाई गुणे चौड़ाई, यानी दे रखा है 25 सेंटीमीटर। फिर अब हमको पता है आयत का परिमाप होता है 2L + B, ठीक है।
2l+b होता है। तो अगर हम क्या करेंगे, l+b का होल स्क्वायर निकाल देंगे तो हमें मिलेगा क्या, 2al² + b² + 2lb। ठीक है, हमको l² + b² की वैल्यू दे रखी है 31 और 2 गुणे lb की वैल्यू दे रखी है 25, है ना। तो ये आ जाएगा तुम्हारा 31 + 25 दूना 50 बराबर 81। ठीक है, तो हमको l+b का होल स्क्वायर पता है, तो हम l+b की वैल्यू नहीं निकाल सकते। 81 का अंडर रूट कर देंगे तो 9 निकल के आ जाएगा। ठीक है, अब हमसे क्या पूछा था, l+b यानी आयत का परिमाप, तो हम आयत के परिमाप में रख देंगे। l+b की वैल्यू 9 निकली है तो 2 गुणे 9 कर देंगे, यानी 18 सेंटीमीटर आयत का परिमाप निकल के आ जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा कि there are two batches A and B of a class. There are 44 students in batch A and 56 students in batch B. If the average weight of batch A is 43 kg and that of batch B is 39 kg, then what will be the average weight of the whole class? एक कक्षा के दो बैच A और B हैं। बैच ए में 44 छात्र हैं, बैच बी में 56 छात्र हैं। यदि बैच ए का औसत भार 43 kg है और बैच बी का औसत भार 39 kg है, तो पूरी कक्षा का औसत भार क्या होगा। अगर हम मान लेते बैच ए में 44 छात्र हैं, दे रखा है, और बैच बी में 56 छात्र हैं, और टोटल कितने हैं, 100 हो जाएंगे भाई। ठीक है, इसको 4 से काटते हैं, रेशियो में लाते हैं कि ये आ जाएगा 11, ये आ जाएगा तुम्हारा 14 चौके 56, ये टोटल हो जाएगा 25। अगर हम मान लेते हैं कि ओवरऑल स्टूडेंट का एवरेज वेट भाई 39 है, ठीक है, लेट किया है आपने। ठीक, तो ए बैच ए में 43 kg का औसत भार है, तो 39 से कितना ज़्यादा है, +4 ज़्यादा है। इसकी गुणा कर देंगे हम, 11 चौके 44 भाई 14, इसका 39 है तो ये 0 बन जाएगा। ठीक है, तो 39 में 44 ज़्यादा हो रहा है, कितनी जगह, 25 जगह ज़्यादा होगा। 39 में इतना जोड़ देंगे हम, वही हमारा टोटल एवरेज निकल के आ जाएगा। इसको भाग करेंगे हम, निकल के आ जाएगा क्या, 1.76। जोड़ देंगे 39 में तो 40.76 निकल के आ जाएगा। यही आंसर हो जाएगा। तो गाइस, सेशन कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और होमवर्क का जो क्वेश्चन दिया है उसका आंसर कमेंट करके ज़रूर दीजिएगा। मिलते हैं कल। आज थोड़ा शाम को मैं क्लास ले रहा हूँ क्योंकि मुझे टाइम नहीं मिल पाया था। तो थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू एंड बाय बाय, टेक केयर।